मैं an amazing interview with an amazing person. मेरा मुश्ताक एजुकेशन वाली। सो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? यस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ठीक है। मेरा नाम इरम मुश्ताक है। मैं मुल्तान में, पंजाब, पाकिस्तान में रहती हूँ और मैंने जो है वो मास्टर किया है इंग्लिश लिटरेचर में। उसके अलावा मैंने पहले ग्रेजुएशन किया था साइंस में, बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री में, और इसके अलावा मैंने एक और बैचलर किया हुआ है एजुकेशन में, इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट टीचिंग स्कूल्स में काम किया है, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है और आजकल जो है वो मैं रेहान जो है टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से जो है एआई टूल्स की ट्रेनिंग ले रही हूँ जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं। और मेरी फैमिली में मेरा एक बेटा है। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ओके। ओके, सो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था आपका। तो मतलब आपका बेटा भी है? आपका रेहान स्कूल में है? नहीं, मेरा बेटा ना अब ना इसी महीने 6 साल का हुआ है। तो जब वो 9 या 10 साल का होगा ना, मैं फिर उसको एडमिशन करवाऊँगी इधर। ओके। ओके, सो मेरा फर्स्ट आपसे सेकंड आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपको रेहान स्कूल गए जो स्कूल है इसके बारे में पहले पता था? बेटा, मैंने जो है ना रेहान स्कूल के बारे में मुझे पहले पता था और मैं यूट्यूब पर और लिंक्डइन पर और फेसबुक पर सर रेहान को जो है फॉलो करती थी काफ़ी अर्से से। ठीक है, और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, उनके काम थे, वो मैं देखती रहती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इनका काम जो है इंक्रीज़ हुआ, तो इन्होंने ये ऐड दी कि हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग देंगे एआई इंस्टीट्यूट के, एआई के टूल्स की। तो फिर मैंने जो है ना इसको ज्वाइन किया, लिंक्डइन पर मैंने ऐड देखा था। ओके, लंदन से आपको पता है। और आपने क्यों ज्वाइन किया है? मतलब कि आपने इसलिए ज्वाइन किया कि आप रेहान स्कूल के या ये पढ़ के टीचर्स वाला पढ़ेंगे, आप अपना काम करेंगे या फिर अपना आप जैसे आपको टीचर की एक्सपीरियंस है उसमें लाएंगे, या फिर आप डांस को और ज़्यादा पढ़ेंगे जैसे कि स्टूडेंट बन के या फिर फैसिलिटेटर बन गए किसी न किसी बैच में? हाँ बेटा, मैंने अभी ना ये सोचा है कि मैं जो है लेवल 1 का कोर्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं लेवल 2 को कोर्स करूँगी। उसके बाद फिर जो है मैं वो क्या उसको कहते हैं इंटर्नशिप करूँगी रेहान स्कूल में। फिर उसके बाद जो है मैं फैसिलिटेटर की जॉब के लिए ज्वाइन करूँगी। और मेरा अपना अभी तक ये ख्याल है कि अगर मैं रेहान स्कूल के साथ काफ़ी ऐसा काम करूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं अभी इनके साथ काम करना चाहती हूँ, मेरा अपना ये ख्याल है। ओके। अ, है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो लेवल अभी तक 2 ही बन पाए हैं, लेकिन 2035 तक लेवल 8 बन जाएंगे। तो आप कितने लेवल्स पढ़ेंगे? मैं जितने भी लेवल होंगे ना साथ साथ करती जाऊँगी इंशाल्लाह, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ओके। तो आपको मतलब पहले पता था? मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ दिया पता चला कि लेवल 8 तक होती है। मुझे तो लगता है लेवल 2 होती नहीं, मुझे नहीं पता था, ये बात आपने मुझे बताई है कि लेवल 8 तक जाएगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। है। ओके। उसके अलावा आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं घर में? बेटा, मेरा जो है ना एक भाई है। ठीक है, और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई है तो मेरा एक बेटा है और मेरे हस्बैंड है। हम 3 लोग हैं। ओके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके कितने इयर्स तक रहा?
بیٹا میں نے نا شادی سے پہلے ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کیا تھا. جب میں ماسٹرس کر رہی تھی تو میرا رزلٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بعد میں آیا تھا اور مطلب میری شادی ہو گئی تھی 2017 میں. اس کے بعد سے جو ہے نا میرا ہاں اب آپ کا چہرہ بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے اور لائٹ بالکل پراپر نظر آ رہی ہے. اچھا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ 2017 سے پہلے میں نے 5 ایئر کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ جب میں نے اپنا بیچلر ان ایجوکیشن کیا تھا تو اس کی ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ میں نے گورنمنٹ اسکول کی جو ہیڈ ہیں ان کو اسسٹ کیا تھا. ان کے ایز اسسٹنٹ کام کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے 2017 میں جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد میں اپنی مطلب میرڈ لائف میں بزی ہو گئی اور اس کے بعد سے میرے پاس اب کوئی ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. اب جب میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ٹیچنگ لائن میں آؤں گی. تو اس کے لیے جو سب سے اچھا پلیٹ فارم مجھے لگا وہ ریحان اسکول کا لگا. اور بائی چانس ہی جو ہے ان کا ایڈ بھی آ گیا کہ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تو پھر میں نے اس کو جوائن کیا. میں نے سوچا کہ میں پہلے اس کو جوائن کر لیتی ہوں اس کے بعد یہیں سے اپنا ٹیچنگ کیریئر جو ہے وہ ری اسٹارٹ کروں. اوکے. کافی اچھا میں جاب ہے. آپ کون سے مطلب کہ زیادہ تر آپ کون سا آپ سبجیکٹ کی ٹیچنگ کرتی تھی؟ میں نے جب بیٹا بیچلرس کیا ہوا تھا سائنس میں تو میں بچوں کو سائنس پڑھاتی تھی. میں بایو اور کیمسٹری پڑھاتی تھی. اور اب جب میں نے ماسٹرس کیا ہے انگلش لٹریچر میں تو میں انگلش بھی پڑھاتی تھی. تو میں اس طرح تقریباً سارے سبجیکٹ پڑھا لیتی تھی سوائے میتھ کے یا فزکس کے باقی سب پڑھا لیتی تھی. آپ کے پھر تو بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ نے انگلش میں بھی کیا ہوا کیونکہ اگر آپ فیسلیٹر بنی تو بہت اچھے فیسلیٹر بنیں گے کیونکہ انگلش جیسے کہ پرناؤنس کرنے میں بہت زیادہ کام بھی آتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ٹیڈ اسٹاک جیسے ٹیڈ اسٹاک کا ریویو ہوتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے. جو آج تک میرا ایکسپیرئنس رہا ہے اسکول میں کوئی ٹیچر ہی ہوتا ہے انگلش کا یا پھر کسی اور سبجیکٹ کا یا پھر انگلش کا مین جیسے کہ آپ نے کیا ہوا کورس تو وہ بہت اچھے ٹیڈ اسٹاک بچوں کو سمجھاتا ہے اور بھی اس کو بہت اچھا آتا ہے. جیسے ایک تھی مس فیسلیٹیٹر آئی تھی. اب تو مطلب انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ مطلب وہ کافی مجھے پسند تھی کیونکہ وہ ایک تو انگلش کے ٹیچر تھی اور وہ مطلب کہ کبھی ڈانٹتی بھی نہیں تھی نہ جیسے اے آئی کی طرح کبھی ڈانٹتی نہیں تھی. اور فرینڈلی کافی رہتی تھی اور وہ بھی مطلب وہ بھی انگلش کا کورس کرتے تو انہوں نے ٹیڈ اسٹاک بہت اچھا سمجھاتی تھی اور وہ فرینڈلی رہتی تھی. اگر کوئی بچہ اردو میں رہتا تھا تو وہ منع کرتی تھی جیسے ہوتا ہے نا کہ انگلش کے سبجیکٹ میں اردو نہیں پڑھے بولتے تھے انگلش میں دے انگلش میں دے. تو اب تو ان کو مطلب کہ کینسر ہو گیا اس لیے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا ورنہ بہت اچھا پڑھاتی تھی وہ بھی. تو آپ بھی مطلب بہت اچھا ٹیڈ اسٹاک پڑھائیں گی مطلب ٹیڈ اسٹاک انشاء سے اللہ. یہ ٹیچر کی ٹیچنگ کے بعد اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا اچھا تو وہ جو آپ کی ٹیچر تھی ان کا کیا نام تھا جو آپ کو پسند تھی؟ ویسے تو سارے مجھے پسند ہیں فیسلیٹیٹر ٹیچر وغیرہ لیکن ٹیڈ اسٹاک کے معاملے یا پھر انگلش جو بوسٹ کروایا انہوں نے اس کے معاملے میں مجھے بہت پسند تھی. مس روشیکا تھا ان کا نام مس روشیکا علی ہیپینس والی. وہ پاکستان سے تھی بیٹا؟ یس. اچھا اچھا. اوکے تو میں ابھی آپ کے فیوریٹ چیزوں کے بارے میں بولوں گا. تو آپ کے 3 فیوریٹ ہابیز کیا ہیں؟ اچھا میرے بیٹا 3 فیوریٹ ہابیز میں تو سب سے پہلے کوکنگ ہے. مجھے نا کوکنگ بہت پسند ہے کیونکہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو مجھے مطلب بہت چھوٹی ایج میں ہی کوکنگ کرنی پڑی کیونکہ کوئی تھا نہیں کھانا پکان کے دینے والا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایسا ہابی لیا کہ کیونکہ میں جو بھی کچھ کھانا چاہتی تھی نا بیٹا وہ مجھے خود ہی پکانا آتا تھا آئے گا تو میں پکا کر کھاؤں گی. تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں سوچوں کہ ہم لوگ باہر سے کچھ خریدیں. تو پھر میں نے اس لیے شروع سے کوکنگ پر دھیان دیا.
روٹی بنانا سیکھی، چائے بنانا، انڈا بنانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے کوکنگ اچھی لگنے لگی، تو پھر میں مطلب کھانا بناتی تھی، خود بھی کھاتی تھی اور دوسروں کو بھی کھلاتی تھی۔ اس کے بعد جو میری دوسری ہابی ہے وہ گارڈننگ ہے، مجھے گارڈننگ کافی پسند ہے، لیکن وہ میں ابھی تک نا کر نہیں سکی۔ بس دیکھتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ بھئی یعنی کہ مجھے کوئی ایسی چھوٹی سی زمین ملے جہاں پر میں اپنی پسند کے پھل اور پودے لگا سکوں، کیونکہ یہ نا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاکستان کو نا پودوں کی، درختوں کی نا بہت ضرورت ہے، اور اسی سے جو ہے نا ہم اپنی نئی نسل کے لیے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے نا بیٹا، اپنے بچوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ اپنے جانے کے بعد، تو وہ سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ ہم درخت اور پودے لگا کر جائیں، اس کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی نا انہوں نے بیٹا بہت پولوشن پھیلا دیا، ہم لوگ بھی بہت پولوشن کر رہے ہیں۔ اتنی شدید گرمی ہو گئی ہے، ملتان کی گرمی، کراچی میں، یہ سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یہ درختوں کے جانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو میں اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ اور جو میری تیسری ہابی ہے وہ گوٹ فارمنگ، مجھے بکریاں بہت پسند ہیں، اور وہ میں نے رکھی بھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ سنت نبی ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ گھر میں بکریاں رکھو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ وہ خود بھی بکریاں چلاتے تھے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے بکریاں چلاتے تھے، اس میں بہت برکت ہوتی ہے، تو بکری کے دودھ میں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ میری 3 ہابی ہیں، اور اس میں سے 2 پہ میں کام کر رہی ہوں، ایک پہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے جب مجھے موقع ملے گا تو میں ضرور کام کروں گی۔ اوکے، ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ کو ہابیز تھی۔ سب سے پہلے آپ کی کوکنگ تھی، تو کوکنگ میں اچھا آپ نے بتایا کہ آپ بچپن سے خود سے بناتی تھی، تو ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے بتا رہی تھی فارمنگ، نہیں کیا کہہ رہی تھی، گارڈننگ۔ گارڈننگ، گارڈننگ آپ نے بتائی تھی، تو یس، گارڈننگ میری سسٹر کو بھی اور میری مدر کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، لیکن یہی مسئلہ ہے کہ کوئی زمین نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں، ہمارے پودے اگر زیادہ سے زیادہ مطلب پودے ہی ہیں گھر میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پوری طریقے سے اب دھیان بھی نہیں دیا جا سکتا، اور مطلب کہ پھر پودوں کی وجہ سے کافی لوگ اس لیے بھی نہیں رکھتے کہ چھپکلیاں آتی ہیں، یہاں پہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ان کا اٹھانا پڑتا ہے۔ رات کو مچھر بھی بہت آتے ہیں اس کی پودوں کی وجہ سے، اور چھپکلیاں تو تو اس وہاں لیے پہ۔ وہ پودے جو ہے نا وہ مطلب ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے جو کہ کھلی ہو نا، گھروں میں جو جگہ بہت کنجسٹڈ ہوتی ہے تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمیں زمین نہیں ملے گی نا، تو آگے تو آپ گملوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اگر تو ہم پودے جو ہے نا، ہمیں زمین چاہیے، تو ہم زمین پہ وہ پودے بھی اچھا ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ہم لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایسے پودے بھی ہیں جن کو اگر ہم اپنے پودوں کے بیچ میں لگا رہے ہیں نا تو وہ مچھر نہیں آتے، مکھیاں نہیں آتی، پتہ ہے آپ کو؟ آپ یہ یس، دیکھنا۔ وہ میں نے ایک دیکھا تھا، اسنیک کر کے اس کا نام تھا، اسنیک پلانٹ، اسنیک پلانٹ تھا۔ وہ کافی لوگ اپنے واش روم میں بھی رکھتے ہیں، جیسے واش روم میں مچھر ہے، یا پھر کہیں اور کمرے میں رکھتے ہیں، بلکہ میرے ایک ماموں نے، جیسے کہ لوگ اگربتی وغیرہ یہ سب رکھتے ہیں، انہوں نے مطلب کہ اگر ہمیں رکھنا تو نیچرل چیزوں سے ہم لوگ کام چلائیں نا، انہوں نے اپنے کمرے کے اندر اسنیک پلانٹ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ لیکن جیسے ہمارے گملے کے پیچھے چھپکلیاں ہو گئی بہت زیادہ ہونے لگ گئی، گرمیوں میں تو زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے مطلب دھیان نہیں دیا۔ ہمارا گھر بند نہیں ہے، ماشاء اللہ کھلا گھر ہے، بارش کا پانی بھی جاتا ہے، اور یہ سن لائٹ بھی ڈائریکٹ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ پودے جل بھی جاتے ہیں۔ منی پلانٹ، جیسے کہ ہمارے منی پلانٹ تھا تو وہ کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کی بیل بہت بڑی ہو گئی تھی، ہم نے لگائی تھی، لیکن وہ جاتے جاتے وہ اوپر چلی گئی بیل ہمارے چھت کی طرف تھوڑی بہت، وہ آدھی پھر آگے سے وہ اگری، لیکن بیچ سے وہ خود بخود اس کو نے کیڑے لگ گئے تھے، کیا ہو گیا، پوری خراب ہو گئی۔ اب کریلے کا بہت جلدی بیلتے، کریلے کی، کریلا ویسے اس کو پسند تو نہیں ہے، لیکن کریلا اگایا تھا، ایک ہی اگا تھا، باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اگتے وہ جل جاتے تھے، تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہے۔ پودینہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے لگایا، پودینہ اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا تھا، ہم لوگ کھاتے بھی تھے اس میں سے نا، لیکن پھر اس کے بعد نا وہ ایک بالٹی میں تھا، تو بہت تیز ایک دن بارش ہوئی تھی، وہ بالٹی وہیں رہ گئی تھی، تو پورا خراب ہو گیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ لگایا اسی بالٹی میں، لیکن وہ لگا ہی نہیں، تو کبھی کچھ لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا،
सोते हैं। और बिल्ली भी है, अब खुले घर कितने ज़्यादा वो हैं। हमारे यहाँ पालतू बिल्ली तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे छत पे आ जाती है बिल्ली तो वो आके गमला खराब कर आवारा बिल्लियाँ। जी। अच्छा, वो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि ना शायद ये जो कराची का पानी है ना, थोड़ा-सा इसका भी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से बात जो है वो चीज़ें नहीं लगती। और जो पुदीना होता है ना वो ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाता है। ज़्यादा मुझे लगता है जो आपके यहाँ प्रॉब्लम है ना एग्रीकल्चर का, एक तो ये कि आपको किसी माली से वो पूरी हेल्प लेनी चाहिए। वो आपको सही गाइड कर सकता है। और ना क्या उसे कहते हैं, और ये कराची में पानी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये आप लोग खाद वगैरह कोई वो बना के देनी पड़ती है, वो उससे मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है। कराची की मिट्टी ज़रख़ेज़ आपकी नहीं आवाज़ होती। ना थोड़ी ऐसे कट के आ रही है। क्या दोबारा बोल आवाज़? सकती हैं? मैं ये बता रही हूँ कि एक तो कराची के पानी का प्रॉब्लम है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये सब आ रही है थोड़ी सही। हैं? अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? अम, एक मिनट, वॉल्यूम पहुँचा ही है, माइक भी मेरा ऑन है। एकदम से आवाज़ ना आपकी ऐसे मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा, लेकिन मैं म्यूट करके दोबारा माइक ऑन करके देखती हूँ, ठीक है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? हेलो? जी आ गई आप। आ गई है आपको मेरी आवाज़? मेरा जी माइक तो आ यहाँ से गई। ठीक है। वो ना मैं ये आपको बता रही थी कि भई हो सकता है इसकी वजह ये हो कि एक तो पानी जो है ना कराची का वो है समंदर का पानी ना, तो वो इतना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता है बाज़ फसलों के लिए ना, जो कि समंदर के इलाके के वो है ना फल या पौधे वगैरह वही वहाँ लग सकते हैं। दूसरा ये कि जो मिट्टी है ना कराची की वो भी इतनी फर्टाइल नहीं है, उसके लिए आपको खाद डालनी चाहिए। और ये कि ना प्रॉपर किसी माली से ना आपको गाइडलाइन लेनी चाहिए, उसके बाद वो चीज़ें जो है ना वो सही रहती हैं। अगर आप खुद ब खुद तजर्बे करते रहोगे, कभी ठीक होगी कभी गलत। तो एक तो खाद डालो, पानी का प्रॉब्लम सही करो, तीसरा माली से हेल्प लेकर फिर ये काम करो, फिर ये आपके साथ ये चीज़ें नहीं होगी। और बाज़ औक़ात धूप से भी पौधों को बचाना होता है, और पानी का भी टाइम होता है, उसी टाइम पे ही पानी लगाना होता है। ये नहीं होता कि आप हर वक़्त किसी भी टाइम पानी उठा के पौधों को लगा दो। पता है आपको इस बात का? ये पानी एक तो जब पानी आपने आखिर में वाला डालने का इसका प्रॉब्लम होता है, कभी डाल देता हूँ कभी नहीं डाल देता, तो हाँ। इससे हो जाता है। उसके अलावा ज़मीन तो है नहीं जो कि अगर पानी का इशू होगा। तो गमलों में जैसे तो माली से तो हमने इतना ज़्यादा किया हुआ है कि हमारे यहाँ जो सफाई वाली आंटी आती हैं वो भी मतलब कि उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। और वो भी ज़्यादातर हमारे जैसे कि पौधे ख़राब हैं वो चीज़ बताती हैं, ये डालो वो डालो। और पौधों के लिए भी जैसे कीड़े लगते हैं तो या फिर चूंटियाँ लगती हैं, ज़्यादातर चूंटियाँ लगती हैं तो उसके लिए भी स्प्रे भी लिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें लेकिन फिर भी मतलब हो जाता है। और आखिर में आपने एक हॉबी बताई थी बकरियों की, तो ये भी काफ़ी अच्छी हॉबी है। मतलब कि अगर आप बकरियाँ पालें उसके बाद बड़ा कर कर कुर्बानी में कर दें तो और ज़्यादा आपको सवाब भी हाँ, मैं मिले। अपने बकरे पाल के खुद ही कुर्बानी का ज़िबा करती हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट होता है, हमारे जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े-बड़े। कराची वालों को तो बड़ा शौक है इस चीज़ का। बकरा मंडी, जो मंडियाँ सजती हैं कराची में, दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी मंडियाँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि किसी दिन मैं भी अपने बकरे तैयार करके ना कराची लेके जाके बेचूँगी, मेरे बकरे बड़े महँगे बिकेंगे, पता है आपको। यहाँ हम पंजाब में बड़ी अच्छी खुराक देते हैं, हम बकरे बड़े मोटे-मोटे, बड़े-बड़े हो जाते हैं हमारे बकरे। मेरी बकरी मैंने जो पिछले साल ज़िबा की थी ना, उसका वज़न जो था ना वो 40 किलो उसमें से गोश्त निकला था। आप सोच सकते हो 40 किलो गोश्त था उसके अंदर। और अगले इस साल मैंने उसका बेटा ज़िबा किया है, और उसमें से भी अच्छा गोश्त था, 30-35 किलो। ये बकरे तो बहुत महंगे बिकेंगे हमारे यहाँ, मेरे क्योंकि पास आपके मेरे बकरे पास नस्ल भी बहुत अच्छी है, मक्खी, चीना और बीतल, जो कि बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, हैवी वेट बकरे बनते हैं वो। मेरे पास वो वाले हैं। फिर तो ज़रूर हैं। मेरे भी मामू हैं एक, उनकी एक मतलब कि कैटल फार्म है। वो भी जितने भी अपने गाय वगैरह बकरियां खरीदने पंजाबी आते हैं, मुल्तान से लेके पंजाब जाते हैं अक्सर। मुल्तान वगैरह गांव के मुल्तान इलाकों की में। जो जानवरों की मंडी है ना, बड़े जानवरों की, जैसे गाय भैंस की, वो बहुत अच्छी है। अक्सर मैंने कराची के लोगों को देखा है, वो मुल्तान से आके सस्ते दामों में जानवर लेके जाते हैं। समझो कि अगर एक वो लेकर गए हैं यहाँ से गाय या बैल
समझो समझो कम से कम 3 लाख रुपए की अगर वो लेकर गए तो वो आराम से कराची में 6 लाख की बिक जाती है, लोग खुशी खुशी ले लेते हैं। और ट्रैवलिंग का क्या खर्चा आ जाता होगा, थोड़ा सा, और उनको जो है ना इतना प्रॉफिट हो जाता है, पता है आपको, इतना इतना मार्जिन है। मेरे पास इतने भी इतने हैं नहीं ना, मैं तो बस अपने घर में अपना शौक पूरा करूँ, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। बस अल्लाह ताला जब मुझे कोई पैसे देगा ना, फिर मैं बड़ा सा कैटल फार्म बनाऊंगी और उनका चारा भी खुद ही उगाऊंगी, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। शौक तो होता है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जो मेरे मामू थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया था कि जब स्टार्ट किया था ना, तो मतलब के वैसे आपका बेटा आपके काम आएगा बहुत, या फिर मेरे आपका हस्बैंड मेरे साथ जो है ना वो जी। काफ़ी हेल्प करते हैं, और उनको भी शौक है, हम दोनों को बहुत शौक है। और हमने फिर और लोग लेबर भी रख लेते हैं ना, उनसे भी बहुत सारा काम हो जाता है। अभी हमने ज़मीन ठेके पे ली हुई है, उससे जो है ना हम घास लेकर आते हैं और अपनी बकरियों को ना अपनी अपनी फ्रेश घास खिलाते हैं, हम बाजार वाली नहीं खिलाते हैं, वरना बकरियां बीमार हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत नाजुक होती हैं। यस। अ, और जी क्या बोला था, तो मेरे मामू का जो था उनको भी मतलब कि पहले इतना ज़्यादा करना पड़ता था, मतलब कि हर वक़्त कैटल फार्म में रहना पड़ता है, जिससे मतलब पूरे उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, और हर वक़्त उनका साथ ही ज़िंदगी गुज़ारना। और उसके बाद उन्होंने मतलब मैं स्मेल सोचा कि बहुत थोड़ा आती है। जी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत मतलब दिन-रात वहीं पे, पूरी रात-रात वहीं पे गुज़ारनी पड़ी। इसलिए उन्होंने कमरा भी अंदर बना लिया था कि मतलब पूरी दिन-रात वहीं पे उनको गुज़ारना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने छोटा-मोटा काम जैसे ढूँढा। वैसे ही वो पालते थे, लेकिन फिर फिर उन्होंने भैंस ली थी दूध बेचने के लिए, तो उनके भैंसों के बच्चे भी हुए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन हर चीज़ में दुःख तो उठाना पड़ता है। तो उनके भैंसों के बच्चे ना बारिश में कराची में ना बहुत साल पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसमें ओले तक पड़े थे। तो उस बारिश में उनके भैंस के बच्चे बहुत बुरे तरीके से मर गए थे, और काफ़ी उनके पूरा चढ़ गया था पानी पूरे कैटल फार्म में, और सारे भैंस के बच्चे मर गए थे, और 1-2 भैंसें ही डूब मर गई गए थे थी। पानी में? जी, बहुत पानी चढ़ा था ना कराची में, बहुत ऊपर तक पानी चढ़ा गया तो था। भैंसों को तो पानी में खुशी बहुत होती है, वो तो पानी में बच्चे बहुत थे ना, खुश रहते हैं। अच्छा। बच्चे बच्चे डूब गए थे, मतलब डूबे नहीं थे, एक ऐसे छोटे थे ना काफ़ी ज़्यादा, तो वो मर गए थे। ओहो। तो उनको वो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था, क्योंकि उनको पहली नुकसान। दफ़ा किसी ने नुकसान भी होता, और पहली दफ़ा किसी ने बच्चे दिए थे उनके पेट्रोल पम्प में, तो वो बहुत ज़्यादा उनको दुःख होता है। लेकिन रिसार्ट हो माशाल्लाह जाता अभी है। जी, माशाल्लाह अभी उनके बहुत अच्छा औरंगी में है, कराची में जो औरंगी है, वहाँ पे बहुत अच्छा कैटल फार्म है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना जैसे उनको देख के ना कैटल फार्म तो नहीं खोला, लेकिन बाहर ही अपने घर के ना वो जो गाय का जहाँ पे मतलब जैसे होता है ना बांधने वाला, बहुत सारा बना के बाड़े। बाड़ा, थोड़ा बहुत बाड़ा जैसा बना के ना इधर वो रोज़ाना, मतलब रोज़ाना नहीं, जब कुर्बानी होती है, जब गाय बेचते हैं, काफ़ी मतलब कि लोगों ने देख के ऐसे किया। पिछली दफ़ा तो गाय नहीं बिकी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ना किसी ने बोला था कि यहाँ पे नहीं बिक सकती गाय, तो फिर भी मेरे मामू ने थोड़ी बातचीत करवा के 2-3 गाय बेच दी थी। और यही आपने उससे जो पुरानी बात बोली थी कि 3 लाख की गाय लेके 6 लाख के बेचते थे, ये तो बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि कराची में जो छोटी मंडियाँ होती हैं वो उससे थोड़ा ज़्यादा बेच देती हैं, लेकिन जो बड़ी-बड़ी मंडियाँ होती हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, वो तो इतना पैसा लूटती हैं कि अगर यहाँ से मुल्तान से अगर 10 लाख की भी, अगर 10 लाख की, वैसे 10 लाख की नहीं, लेकिन अगर हैवी जो बिल्कुल गाय होती है ना, 10 लाख की अगर कर ले जाए, तो 70-80 लाख 1 करोड़ तक बेचते हैं उसको यहाँ कौन पे ना। खरीदता है? मैं ना ये अभी तक नहीं समझ सकी, कौन लोग इतनी महंगी खरीदते हैं? कौन लोग ये होते हैं वो? जिनके बड़े-बड़े फार्म होते हैं, नाम होता है जिनका बड़ा-बड़ा कराची में, कि भाई यहाँ पे जाओ अच्छी गाय मिलेगी। वो लोग ये खरीद के इतना महँगा बेचते हैं। वही मैंने एक गाय वही गाय थी, 70 लाख की थी, और 70 लाख। बेच रहे थे, और वही मैंने गाय बिल्कुल सेम एक 6 से 7 लाख की मैंने देखी थी कहीं और, मतलब छोटी मंडी पे। तो फिर यही डिफरेंस होता है, नाम का भी होता है। इधर नॉर्मल तो जो मंडी सारी फिट गई है ना, कोई भी जानवर कराची में नहीं बिका, लोग कराची वालों ने खरीदा भी नहीं है।
बकरा भी तो फिर भी बिका है, लेकिन गाय वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं बिकी है। बहुत बुरा हाल हुआ है इस दफ़ा। यस, हमारे तो पड़ोसी हैं, वो पहले एक चांद बैल लाए थे, लेकिन फिर बकरा ईद के पहले दिन की रात को इतने सस्ते हो गए रेट के, वो इतनी माशाल्लाह गिर बड़ी गई। और हैवी बछिया लाए थे, और वो सिर्फ 2 लाख से 3 लाख की लाए थे। हाँ। बहुत बड़ी थी वो, बहुत हैवी और बहुत गोश्त के ज़्यादा। भाव बिकने लग गए थे ना, फिर उन्होंने जी कहा जी। कि भई यानी कि आप बस इसका वज़न बताओ कितना है, और 500-600 रुपए किलो वज़न के हिसाब से जो है ना हमें बेचो। ये हुआ था असल में, इसीलिए जब गोश्त के भाव बिका, तो फिर रेट ही बहुत ज़्यादा गिर गया। इस दफ़ा जो है ना व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है। जी। और नहीं, वो जो मैं कहूँगी, वो जो ज़्यादा मुनाफ़ाखोर बने हुए थे ना, उनको नुकसान हुआ है। जिन्होंने मुनासिब कीमत में बेची है ना, उनकी बिक भी गई हैं। ये नहीं इस दफ़ा हुआ कि भई बड़े-बड़े महँगे-महँगे जानवर नहीं बिके। पता नहीं, मैं कराची में देख रही थी, वो एक बुल था, बुल ऑफ एशिया, ब्लैक कलर का बहुत बड़ा, वो भी ईद पे वापस अपने घर जा रहा था, नहीं बिका, किसी ने नहीं खरीदा। हमारे यहाँ हमारे पड़ोसी थे, मतलब उन्होंने एक थी ऑस्ट्रेलियन गाय, माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो उन्होंने बिल्कुल सही खरीदी थी, उन्होंने 12 लाख की खरीदी थी, और बहुत बड़ा था वो वो बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन। होती हैं। हाँ जी, कद भी बहुत ऑस्ट्रेलियन अच्छा खरीदा होता है था। उसका। कद भी बहुत बड़ा था, कोहान नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन का कोहान नहीं होता, और वो बहुत बड़े थे, उसकी एक टांग तकरीबन बहुत ज़्यादा किलो की थी, और नहीं भाई थे, वो चल भी नहीं रही थी, और मतलब शरीफ इतने थे कि ना, जैसे कि मुझसे भी छोटे ना, जैसे कि 8 साल के 4-5 बच्चे सिर्फ उसको चला रहे, वो चल ही नहीं रही, खींच जैसे जैसे कि टग ऑफ वॉर चल रही है, वो उधर से खींच रही है, वो चल ही नहीं रही, वो यहाँ से खींचने में लगे हुए हैं, वो पूरा ऐसे ना लेट गए पीछे, खींच खींच, वो चल ही नहीं रही। और मतलब इस साल वैसे इतना ज़्यादा खतरनाक भी नहीं थे, लेकिन कुछ थे खतरनाक है ना, जैसे कि 6 साल का एक बच्चा और बाकी 10 साल का एक बच्चा होगा, नहीं 10 साल का एक बच्चा होगा, बाकी 6-5 साल के 3-4 बच्चे एक ऊँट को चला रहे अकेले, ऊँट वाह! कुछ भी नहीं कर रहा, भाग भी नहीं रहा, आराम से चल रहा। और ईद के दूसरे दिन मतलब कि ईद के पहले दिन जैसे खून पड़ा होता है हर जगह, तो वो ऊँट जब भी नहीं भाग रहा, वो आराम से चल रहा, मतलब पहले दिन उसको नहीं काटा था, तो वही 1-2 बच्चे बस उसको लेके जा रहे, वो इतना शरीफ था। तबीयत तो नहीं लेकिन खराब थी उनकी? बीमार तो नहीं नहीं, था? नहीं, 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 अच्छा था, माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे लगता है मेरी तरह ना आपको भी बहुत शौक है ये बकरों का, गाय वगैरह का। मुझे बचपन से बहुत शौक था, मुझे बकरियां तो बहुत पसंद है, पता है आपको? तो शौक था और आपको भी? मैं ना मतलब कि ऐसा नहीं था बचपन से, बचपन से मुझे ऐसा अभी लगता भी था आप कि बच्चे ही हो, छोटे ही हो, कौन सा बड़े हो गए, भाई नहीं आपका मतलब बचपन ही है। मतलब फिर भी जब मैं छोटा था तो ऐसी मतलब कुछ हो जाती थी चीज़ें, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि गाय कोई डायनासोर जितनी खतरनाक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरता था। जैसे कि हमारे हमारे में जैसे हिस्सा मिलाते थे, तो हमारी नानी का इतनी शरीफ गाय आती थी कि एक दफ़ा वो बीमार हुई थी, तो उसके ना मुँह में हमारे मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने पूरा हाथ डाल के अचार उसको मला था उसके, और उसने काटा भी नहीं था, आराम से मुँह खोल के करे और लेट जाती थी, और बीमार मतलब होती है ना वो, इसलिए कुछ भी नहीं कहती, वो कहती है हमारा इलाज करो, हमारी कोई हेल्प करो, कुछ नहीं कहती है। नहीं, नहीं, वैसे भी कुछ नहीं कहते, उसके बच्चे ना टाँग के नीचे से जाते थे, छोटे-छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे ना उसकी टाँग पकड़ रहे हैं, जैसे वो उनके कोई दोस्त हो ऐसी, या फिर जैसे कुर्बानी के जानवर में बैठना नहीं चाहिए, गुनाह मिलता है, लेकिन जैसे 1 साल का कोई बच्चा वो बैठा है, और रोड पे लेके जा रहे हैं, और 5 साल के भी बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे उसकी रस्सी पकड़ के लेके जा रहे हैं, रोड पे बस रस्सी उसके ऊपर डाल के छोड़ दे रहे हैं, भाग नहीं रही, आराम से पीछे-पीछे आ रही है। इतनी शरीफ थी वो गाय, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों, मुझे लगता था बड़ी है तो कुछ कर लेगी, खा जाएगी। एक दफ़ा जैसे हमारी एक थी छोटी बच्ची, मैंने उसको देख लिया कि ना उसको ना लात मारी गाय ने, लेकिन ना वो उसको ना मिट्टी बहुत पसंद थी, मिट्टी से खेलना, उसी टाइम पे वो नीचे बैठ गई, तो वो बच गई थी। और उसके अलावा भी मतलब कि काफ़ी मैंने वीडियोज़ देखी थी कि गाय छोटे में मैंने देखी थी कि गाय टक्कर मारती है, बहुत बुरी लगती है। मतलब एक छोट जैसे कि आपको चोट इमेजिनेशन लगने बैठ से जाती डर है। लगता था कि मुझे चोट ना लग जाए? जी,
मतलब इमेजिनेशन बैठ जाती है ना बचपन की। अब मुझे गाय से इसलिए हाँ। डर लगता था, तो एक दफा हम लोग खेले थे बाहर, तो गाय ना, अब वो उन लोग हमारे पड़ोसी थे, वो बहुत खतरनाक गाय लाए, लेकिन उन लोगों ने ना बांधी उनके पास जुगाड़, उन्होंने बोला तो जुगाड़ लड़ाते हैं, उन्होंने ईंटों से बांध दी। वो गाय हाँ, इतनी खतरनाक थी, जैसे उसने देखा कोई भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, ईंटें समेत वो भाग गई, भाग गई। और इतने बुरे तरीके से भागी हमारे आंखों के सामने। मैं डर के, सारे अपने घर में भाग गए, मुझे छोड़ के मैं उधर ही खड़ा हाँ, था। अ, ओहो! मैं तब से बहुत ज्यादा डरने लग गया। आपको खौफ हो गया, हाँ, समझ गई। उसके बाद दुम्बे का सीन हुआ, दुम्बे से इसलिए डर लगने लगा, मेरी सिस्टर एक दफा स्कूल आ रही थी, मतलब स्कूल से घर आ रही थी, तो उनके पीछे ना एक दुम्बा लग गया, वो पूरे ग्राउंड में भगाया भगाया भगाया, उसके बाद वो घर पे आ गई, उन्होंने बताया, तो जब से मैं दुम्बे तो से वो भी बड़ी ऐसे थी, हो गया छोटी कि, बच्ची थी, क्या था उस छोटी टाइम? थी बहुत ज्यादा ना, कितने दस साल की? साल 10 साल की भी नहीं होंगी, तो उनके पीछे लगा लगा रहा, तो मैं ये इमेजिनेशन बैठ गया कि दुम्बा बहुत खतरनाक होता है। होते हैं दुम्बे, बहुत टकरे मारते हैं, इतनी हाँ। जोर जोर उठा उठा के मारते हैं, कमर तोड़ देते हैं। बच के रहना चाहिए। असल में देखो, ये जो है ना जानवर, बकरियां और ये सब कुछ होते हैं, इनको कंट्रोल करने का पता है क्या तरीका होता है? अगर समझो आपके कोई पीछे लग गया, या आपको लग रहा है कि इसको गुस्सा आ रहा है, ये कहीं मुझे मारना, इसका ना कान पकड़ो, कान बिल्कुल ऊपर से पकड़ो, तो आप इसका कान ऊपर से बिल्कुल पकड़ लेते हो, तो इसको लगता है किसने मेरा दिमाग पकड़ लिया है। तो फिर जो है ना, ये आपके जो है ना अंडर हो जाता है, ये फिर आपसे डर जाता है। लेकिन जब हम इसका कान पकड़ते हैं किनारे से, या इसको किसी और जगह पे हाथ रखते हैं जहाँ पे हमारे कंट्रोल, इसका कान इसका कंट्रोल रूम है। इसके कान को पकड़ो, अगर कोई ऐसा वाक्य जो कान इसका पकड़ो ऊपर से बिल्कुल जोर से, और फिर तुम इसको जहां मर्जी मोड़ लो, ये मुड़ जाएगा। तो जिन लोगों को ये तरीका है, हम ये नहीं कहते कि ये बकरे वाले ये तो कंट्रोल कर लेते, हमारे से नहीं होता, क्या बात है, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको ये पता है कि इनका कंट्रोल रूम किधर है, ये उसको वहां से पकड़ते हैं, फिर ये सीधे शरीफ बन के रहते हैं। और जितना भी इनको ना पता चल जाता है कि भाई ये जो है ना मुझसे डर रहा है, या ये जिस्म में सेहत में मेरे से कमजोर है, पता है आपको इस बात का? एक दफा हम एक बकरा लेके, अभी मेरे पास है वो, तो हमारे पास घास आने में देर हो गई, तो मैंने जो है ना जी उसको, जब घास डालने गई, दरवाजा खोला, तो वो दूर से भागता हुआ आया, और उसने मुझे टक्करें मारी। उसने मुझे इतनी जोर जोर से टक्करें मारी, जैसे कोई बैट से नहीं मार रहा होता, लकड़ी के बैट से अगर हमें कोई किसी को मारे कितना जोर से लगता है, इतना उसने मुझे जोर से टक्करें मारी, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, मैं उससे छोटी थी जिसम में, और वो ये भी समझ सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल, तो वो मुझे मारे जा रहा, मारे जा रहा, और जो है ना उसने मुझे दीवार के साथ लगा दिया, और मुझे ये लगा कि अगर मैं गिर गई या मैं पीछे मुड़ी, तो ये पीछे मेरी कमर में इतनी जोर से टक्कर मारेगा, मेरी कमर की हड्डी टूट जाएगी। फिर मैंने क्या किया, कलमा पकड़ा, पढ़ा मैंने कलमा, उसका कान पकड़ा और उसके मुंह पर रख के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा चलो यहाँ से, डरी नहीं मैं उससे, और उसको मैंने वहां पीछे बंद कर दिया, और फिर मैंने उसको भूखा ही रखा। मैंने कहा तुम भूखे ही रहो, बाकी सब खाएंगे, तुम लेकिन नहीं खाओगे, तुम बहुत बदतमीज हो। तो फिर जो है ना वो खड़ा रहा, उसको भी पता चल गया। फिर जब उसको बहुत भूख लगी, फिर मैंने उसको खोला और उसको कान पकड़ के लेके आई शरीर बनाकर, और फिर मैंने उसको खिलाया। तो ये जो ना बेटा, ये इनके साथ टाइम जो लोग स्पेंड करते हैं वो इनको कंट्रोल कर लेते हैं, और बाकी लोग डर जाते हैं, और इनको जानवर को पता चल जाता है, फिर ये बहुत मारते हैं। जी। इतना लेकिन उसने मुझे मारा, जैसे कोई लकड़ी के बैट से नहीं मारते किसी को, अगर आपको कोई बैट मारे कितनी जोर से लगता है, ऐसे उसने मेरी बाजू पे और मेरे इधर हाथ पे इधर इधर मारा मुझे। मैंने कहा मैं पीछे नहीं मुड़ती, अगर मैं अपनी कमर से मुड़ी पीछे तो मेरी कमर की हड्डी तोड़ देगा ना, ये बदतमीज है। तो फिर मैंने उसको मारा थप्पड़ जोर जोर से। जी, हमारे यहाँ मतलब आपने बोला कान पकड़ो, हमारे हमारे यहाँ ना इस साल दो मतलब बकरियां आई थी, गाय आ जाती, लेकिन गाय संभालने के लिए ना कोई नहीं होता, मुझे जैसा डर लगता है तो। और आपके अब्बू? मेरे अब्बू नहीं अब्बू इधर संभालते? नहीं, नहीं अब्बू इधर नहीं होते ना, अच्छा अच्छा। और मतलब काम पे गए हुए होते हैं, और मेरे मामू भी काम पे गए हुए होते हैं, तो संभालने के लिए नहीं होते, इसलिए गाय नहीं खरीदी, बकरियां खरीदी थी। एक मतलब दोनों बकरियां थी, एक बकरी थी ऊंट की नस्ल की, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको ना, तो ऊँट की उसके ना नस्ल की कौन सी बकरी होती है? नहीं, उसका नाम था ना ऊंट की नस्ल की, पता नहीं क्या उसका नाम था, लेकिन जिससे खरीदे थे वो बोला था ऊंट की नस्ल की, क्योंकि उसके कान नहीं थे, जैसे कि ऊंट के कान छोटे छोटे होते हैं ना, टैडी वैसे होगी वो। कान भी। हाँ, तो उसके कान बहुत छोटे छोटे हैं, जिससे उसका कान नहीं पकड़ा, सिंग पकड़ते हैं तो वो सिंग ना बहुत बुरा मार देता है, बड़े तो बड़े सिंह होते हैं, इतने खतरनाक, पेट फाड़ देते हैं वो तो। अ, पता है? उसके जी, उसके अलावा एक और थी बकरी, उसके कान पकड़ कर जितना खींचो उसको और ज्यादा गुस्सा आता था, तो कान पकड़ खींचो और सिंग गलत पकड़ते पकड़, होगे ना, कान को किनारे से पकड़ते होगे, बाज़ जानवर नहीं, बीमार भी होते कान हैं। को बिल्कुल यूं पकड़ो खींचो वो
چلتی ہی نہیں، جو اپنا کام کرنا ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں۔ اگر پھر ہلکا سا جانور تھوڑا ویسے بھی اگریسو ہوتے ہیں، جب ان کو ان کے خاندان سے ہم نکال کے لے آتے ہیں تو بھی بہت اداس ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ گائے بکریوں کے بات کرتے کرتے اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہاں، کہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ تو میں نے کہا آپ سے میں بھی ابھی یہی کہنے لگی تھی آپ کو۔ لاسٹ میں آپ اپنی ایک ایڈوائس دے دیں۔ ایڈوائس میں آپ کو بیٹا یہ دوں گی کہ آپ کو یہاں اسکول میں جو ہے نا جی پڑھنے کا موقع ملا ہے، آپ جو ہے نا اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو فائدہ اٹھاؤ، اپنے اسکل کو امپروو کرو۔ اور بیٹا جب ایک بات اور، میں نے کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی انٹرویو کیا، ویسے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب آپ چیزیں سیکھ لو نا بہت زیادہ، تو جتنا آپ کوشش کرنا کہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے مت لگ جانا۔ اور سب کو میں یہ کہوں گی، جتنا آپ کو چیزیں آئیں آپ اتنا جو ہے وہ سافٹ ہو جاؤ اور لوگوں کی ہیلپ کرو۔ کوئی آپ سے اگر پوچھے، جس طرح میرے جیسے لوگ جن کو بہت سی چیزوں کا نہیں پتا، آپ کے بڑے یا کوئی چھوٹے بچے بھی آپ سے چھوٹے پوچھے نا، آپ جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے کرو، اس سے جو ہے نا آپ اور گرو کرو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا اس میں فیور کرے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو جو چیز دیتے ہیں نا ہمیں بھی وہ چیز ملتی ہے۔ تو آپ کو جو چیز چاہیے نا لائف میں، آپ وہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو، اور جو ہے اپنے آپ کو کبھی کچھ نہ سمجھو، سرحان کی طرح جیسے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نالج کو شیئر کر رہے ہیں۔ بس یہ چھوٹی سی ایڈوائس ہے۔ کافی اچھی ایڈوائس تھی، اور ہمارا کافی زیادہ ٹائم بھی ہو گیا، اور یہ ہمارا انٹرویو بہت اچھا گیا اور بہت امیزنگ گیا، کافی امیزنگ گیسٹ کے ساتھ۔ تو ان شاء اللہ میں اگلے انٹرویو میں کسی نئے امیزنگ گیسٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔